सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो अपकमिंग सीयू का एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 6 का, उसके लिए। और ये टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत हद तक ये कैश फ्लो से इंस्पायर्ड है। आई रिपीट, बहुत हद तक ये कैश फ्लो से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपका कैश फ्लो क्लियर है तो फंड फ्लो करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं है। इन दिस वीडियो अपना मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको बहुत कम से कम टाइम में फॉर्मेट और पूरा समस को कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सम्स भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक सॉल्व करेंगे। ईयरली क्वेश्चंस होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेटा, इसमें आपको तीन चीज बनाना पड़ता है। जैसे कैश फ्लो में हम लोग तीन एक्टिविटीज बनाते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। फंड फ्लो में अपने को तीन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। देखिए, पहले से ही सारा इंफॉर्मेशन स्क्रीन में अवेलेबल है आपके लिए। पहला जो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है वो है स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आई रिपीट, स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता था बेटा, उसी को उसी से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आता है। ये अपना पहला जो स्टेटमेंट है उसी का नाम है स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। इसके बाद हम लोग को बनाना पड़ता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब हम लोग कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एक सेक्शन आता है जहां पे हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को हाईलाइट करते हैं। अंडर फंड फ्लो वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए एक अलग स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एंड वी कॉल इट एज स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और आखिर में अपने को बनाना पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों चीज बनाने के बाद ही आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरा खत्म होता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ द फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, स्टेटमेंट फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन शुरू होता है आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर्स। ठीक है। क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे निकाल सकते हो? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है। इसको निकालने के बाद बहुत ध्यान से सुनिए। आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। कैश फ्लो प्रिपेयर करते वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग बहुत सारे आइटम को ऐड लेस करते थे। ठीक है। अपना वीडियो है कैश फ्लो पर मेरे चैनल में, आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं। टिल दैट हम आपको बता देते हैं कि उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे आइटम्स को हम लोग ऐड और लेस करते हैं। इस बार वही सारा आइटम को यहाँ पे आपको प्लेस करना है। देखिए, क्या क्या आइटम था वो: depreciation, amortization, preliminary expenses, underwriting commission, share issue expense, discount on issue of debenture, in other words, loss on issue of debenture, premium on redemption of preference share, premium on redemption of debenture, loss on sale of fixed asset, interest on any kind of short term or long term borrowings, increase in PVDD। इन सारे चीजों को हम लोग कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम इन लोगों को ऐड करते थे। वही सेम चीज यहाँ पे आपको करना है। दूसरी बात, जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते थे तो उससे पहले सबसे पहला हेडिंग जो अपने पास आता था वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अंडर फंड फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सॉल्व करने के लिए अलग सा कोई वर्किंग नोट या अलग से कोई भी पॉइंट बनाने का जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने रेड पेन से मार्क किया है या रेड पेन से मेंशन किया, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि ये वही है जिसको कैश फ्लो में हम लोग वर्किंग नोट में सॉल्व करते थे। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स सेम तरीका है जो वहां फॉलो करते थे। ट्रांसफर टू रिजर्व सेम तरीका है जो वहां फॉलो करते थे। फाइनल या इंटीरियर डिविडेंड सेम तरीका है जो कैश फ्लो में फॉलो करते हैं। याद रखना, बस एक ही फर्क है। एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो में हम लोग क्या करते थे?
टैक्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, वो यहाँ पे मत करना, ठीक है। वो कहाँ होगा वो बाद में बताएंगे, पहले आप पूरे फॉर्मेट को अच्छे से देखिए। जिन भी चीजों को हमने ऐड किया है, आइदर वो लोग नॉन कैश है या वो लोग नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, तो इन सभी चीजों को हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा, और बहुत सारे इनकम्स को भी हम लोगों ने ऐड किया होगा, तभी जाके बेटा आपको नेट प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, इस नेट प्रॉफिट में बहुत सारा ऐसा आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है। यहाँ तक कि क्रेडिट साइड में जितने भी प्रॉफिट्स हमने जोड़े होंगे, उसमें भी बहुत सारा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एलिमेंट शामिल होगा। अपना फंडा ये रहता है कि जितने भी चीजों को हमने माइनस किया है, और अगर वो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश है, अब सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम लोग उन सभी चीजों को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोगों ने अपने नेट प्रॉफिट में ऐड ऑन किया है, तो सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए अंडर कैश फ्लो और फंड फ्लो हम उन्हीं सारे चीजों को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिफंड ऑफ टैक्स। ऊपर में जाता है ट्रांसफर टू रिजर्व, नीचे आता है ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, ठीक है। एक्सक्यूज मी। इन सब चीजों को जैसे आप सॉर्ट आउट कर लोगे, आपको एक बैलेंस निकलेगा, जो कि शायद प्लस पे हो या माइनस में। अगर माइनस में होगा वी कॉल इट नेट लॉस इन ऑपरेशन, और अगर वो प्लस में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। एकदम ही इजी है। वापस से एक बार फिर से बता देते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहला आप नेट प्रॉफिट को लीजिए, उसके बाद आप सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को, जिसको आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड लेस किया होगा, उनको रेक्टिफाई करिए। जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश आइटम्स को आपने नेट प्रॉफिट के साथ सब्ट्रैक्ट किया था, इस सिचुएशन में आप एड ऑन करें, ठीक है। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप लोगों ने क्या किया था, नेट प्रॉफिट में एड ऑन किया था, अब उन चीजों को लेस करें। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल एक ही रीजन है, ये सारा जो एक्टिविटीज है इधर नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है। ऐसा हम लोग कैश फ्लो में पढ़ते थे, फंड फ्लो में आप उसको नॉन ऑपरेटिंग कंसिडर करके सेम तरीके से एड लेस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फर्क होगा, सिर्फ एक ही फर्क होगा बेटा जी, वो ये होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो वर्किंग कैपिटल वाला सेक्शन था, वो अब अपीयर नहीं होगा, और जो भी होगा उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बाबू, स्टेटमेंट फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा जो हम लोग बनाना चाहते हैं वो है वर्किंग कैपिटल का एक स्टेट। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों को अरेंज करना है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन दोनों का अमाउंट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा, उन दोनों को यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, और फिर आपको ढूंढ के निकालना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। बच्चों को इस पार्ट में बहुत दिक्कत रहता है कि करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, कैसे समझेंगे। इसको समझाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। देखिए बेटा ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए, एकदम चिल होकर सोचिए कि अगर जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपका करंट एसेट का वैल्यू ज्यादा आता है और करंट लाइबिलिटी का वैल्यू कम होता है, तो इट्स ऑब्वियस कि आपका वर्किंग कैपिटल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेट मी शो इट टू यू। अगर करंट एसेट मान लीजिए 5 है, करंट लाइबिलिटी 3 है, तो आपका वर्किंग कैपिटल आता है 2। इसी जगह अगर आपका करंट एसेट हो जाता है 4, करंट लाइबिलिटी जैसे करंट लाइबिलिटी, हाँ, अगर आपका करंट एसेट जो है वो हो जाता है 4 और करंट लाइबिलिटी वही 3 का 3 रहता है, तो आपका वर्किंग कैपिटल हो जाता है 1। डिक्रीज हो गया ना। इसका मतलब सिंपल फंडा ये बैठता है
अगर करंट एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट का वैल्यू जितना बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा, और करंट एसेट का वैल्यू जितना घटेगा, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हुआ लॉजिकली समझना। अगर आप स्ट्रेट अवे लर्न जैसा करना चाहते हैं तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, करंट एसेट घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा। ये ऐसे लर्निंग के तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, बिकॉज वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग न लगाए, जो आपको इजी लगे वो टेक्निक उठाए और सम करके निकले। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। हमने जानबूझ के पहले इन तीन आइटम को लिखा, पता है क्यों? ताकि आपको ये बता सके कि ये तीनों आइटम कैश फ्लो में कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर आता था। जाके फॉर्मेट चेक कर लेना। कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर ये चारों आइटम आता था, जो अब नहीं आएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो चैप्टर में ये सब कुछ वर्किंग कैपिटल के ही फॉर्मेट में प्लेस कर दिया जाता है। followed by debtor, bills receivable, accrued income, prepaid, other current asset, inventory। ठीक है, चलिए एक आपको करके भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर बैलेंस था 1 लाख, ठीक है, और इस साल का बैलेंस आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। जैसे मान लीजिए है 50,000, ठीक है, या मान लीजिए 60 कर देते हैं, 60,000, ठीक है। तो कितने का चेंज है बेटा? 40,000 का चेंज। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर करंट एसेट मतलब कैश इन हैंड 1 लाख था, तो कैश इन हैंड है 60,000, इसका मतलब 40,000 का चेंज है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि करंट एसेट का वैल्यू अगर घटता है, तो देखिए ना, लास्ट ईयर 1 लाख था, अभी 60,000 हुआ, चेंज 40,000 का है, बट वो फॉल इन वैल्यू के वजह से हुआ है, कि प्रीवियसली 1 लाख था, अभी 60,000 है, तो ये 40,000 जो चेंज आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि कैश इन हैंड का वैल्यू करंट ईयर में घट चुका है। ठीक है, कैश इन हैंड का वैल्यू करंट ईयर पे घट चुका है, और इसीलिए हम लोग इसको डाल देंगे डिक्रीज। सिमिलरली मान लीजिए अगर डेटर का वैल्यू था लास्ट ईयर 50,000, और अब इसका वैल्यू निकल करके आता है 80,000, इसका मतलब 30,000 का राइज इन वैल्यू हुआ है, और उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज वाले सेक्शन में डाल दें। बोलिए। देखो वो थोड़ा मेरा ये, तो वैसे ही आपका करंट एसेट का मतलब वर्किंग कैपिटल का वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाला जो सेक्शन होने वाला बेटा, वो होगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के लिए भी वापस आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मतलब जैसे मान लीजिए ये पहले था 5 - 3, तो वर्किंग कैपिटल निकल रहा था 2। अब अगर ये हो जाए 5 - 4, तो वर्किंग कैपिटल निकलेगा 1। इसका मतलब करंट लाइबिलिटी का वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे, वर्किंग कैपिटल का वैल्यू घटेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए 5 - 2 हो जाए, तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 3। इसका मतलब अगर करंट लाइबिलिटी का वैल्यू आप कम करते हो, तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू राइज। वन मोर टाइम, करंट लाइबिलिटी का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो, तो वर्किंग कैपिटल आपका रिड्यूस हो। करंट लाइबिलिटी का वैल्यू अगर आप लेस करते हो, तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू राइज हो। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब इसमें जो जो आइटम आना है वो आएगा बेटा। ट्रेड क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा, अनअर्न्ड इनकम आएगा, अदर करंट एसेट्स आएगा। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलरली वैसे ही करना है आपको। जैसे मान लीजिए ट्रेड क्रेडिटर क्लोजिंग में था 50,000, और इस ईयर करंट ईयर में हो गया 60,000, 10,000 से बढ़ गया। तो अगर लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ता है,
तो वर्किंग कैपिटल 10,000 से घट जाएगा। ये लास्ट वाला कॉलम डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का है। सिमिलरली आप इसको उल्टा करके देखो, क्लोजिंग में 70,000, ओपनिंग में 40,000, तो यहाँ पे राइज हो जाएगा वैल्यू 30,000 से। ठीक है बेटा। उसके बाद आप दोनों का टोटल निकाल ले, और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो जब हम लोग सम करेंगे तब बता देंगे। बहुत ही एक्सट्रीमली इजी है। फिलहाल आप बस समझ ले कि एक स्टेटमेंट बनता है वर्किंग कैपिटल का, जिसपे करंट एसेट का वैल्यू, करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने पे वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। हमने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे कब ऐड होगा कब लेस होगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अल्टीमेटली जो आंसर आएगा, इधर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। इसका काम अभी बाकी है। ऐसा बात नहीं है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। जैसे कैश फ्लो में एंडिंग में सभी एक्टिविटीज का वैल्यू को हम लोग एड ऑन करके कंक्लूजन पे आते थे, फंड फ्लो में भी ठीक वैसे ही है। हमने सबसे पहला स्टेटमेंट जो बनाया था वो क्या था बेटा? वो था स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल बनाया, तो अभी तक दो स्टेटमेंट बन चुका है और दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ चुका है। और वो सारा कंक्लूजन हम लोग यूज करेंगे इस पॉइंट पे आकर के। इसको हम लोग नाम दिए है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये एकदम आखिर में बनाया जाता है, और ये एक तरह से मान लीजिए थोड़ा सा बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट आ गया। अगर इसका बोथ साइड मैच हो जाए तो ये माना जाता है कि आपने पूरा सम करेक्ट किया है। आपको इजी तरीके से समझाने के लिए हमने ये बात यहाँ मेंशन कर दिया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक कॉम्बो है। ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको दिखेगा, इसलिए हम लोगों ने फॉर्मेट में भी डिफरेंशिएट किया आपके लिए। आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि ब्लैक में जितनी ब्लैक इंक से जो भी लिखा गया है वो सारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, और रेड इंक से जो भी लिखा गया है वो सारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है। और एंड में आपको ब्लू इंक से भी कुछ दिखेगा, वो बाबू वो सारा अमाउंट है जो लास्ट दो स्टेटमेंट से डिराइव किया गया है। ठीक है। वो तो बहुत दूर है अभी, पहले हम लोग शुरू से समझते हैं। देखिए बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम लोग करते थे, आपको पता होगा कि जितने भी तरीके का सेल और नॉन ऑपरेटिंग इनकम था उन चीजों को हम लोग ऐड करते थे, और जितने भी तरीके का परचेस था उन सभी चीजों को हम लोगों ने लेस किया। लेकिन उससे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो साइड दिख रहा होगा, एक सोर्स और दूसरा एप्लीकेशन। सोर्स वाला साइड को आप इनफ्लो ऑफ मनी वाला साइड कंसीडर करें, और एप्लीकेशन वाले साइड को आप आउटफ्लो ऑफ मनी वाला साइड कंसीडर करें। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए, अगर आप टैंजेबल एसेट बेचते हैं, इनटैंजेबल एसेट बेचते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, रेंट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, डिविडेंड रिसीप्ट, इन सभी चीजों को फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, सोर्स के अंदर रखा गया है, बिकॉज इन सभी चीजों से पैसे का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा। अभी इसी के विपरीत आप आइए एप्लीकेशन में। देखिए, एप्लीकेशन में आपको इन्वेस्टिंग का वो सारा सोर्स दिखेगा जिससे पैसा क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है। जैसे कि परचेस ऑफ टैंजेबल एसेट, परचेस ऑफ इंटेंजेबल एसेट, या परचेस ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीजों को हम लोगों ने एप्लीकेशन में डाला है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब रेड इंक वाला पोर्शन में आते हैं बेटा। रेड इंक वाला पोर्शन वो पोर्शन है जो कि फिनेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है बाबू। तो जब हम कैश फ्लो भी समझाए थे तो पहले ये बताए थे कि कौन कौन सा चीज इनफ्लो लेकर के आता है। ठीक है। चार पांच चीज ही है, हाथ में काउंट करके आप लर्न कर सकते हैं। पहला, इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर या किसी तरीके का बैंक लोन या टर्म लोन। ठीक है। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। या किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इन सभी चीजों से पैसा का इनफ्लो होगा, इसीलिए इनको सोर्स पे रखा गया है। अब इन्हीं से रिलेटेड सारे चीजों को हम लोगों ने ऑपोजिट साइड एप्लीकेशन में डाला है। कैसे बेटा जी? इशू ऑफ इक्विटी शेयर का बन गया बाईबैक, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बन गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर का बन गया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक चीज याद रखे, रिडेम्पशन ऑफ
हाँ, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बन गया। वापस से आप ये बोल सकते हैं रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग में जाते हैं। हम लोग कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डिविडेंड पेड, टैक्स पेड इन्वॉल्व करते थे, वो यहाँ इन्वॉल्व होगा। ठीक है। वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। इन सारे चीजों को आप यहाँ इंपुट करते हैं। सब कुछ बिठाने के बाद अब आपका जो कंक्लूजन है कैश फंड फ्लो का, उस कंक्लूजन में हम लोग आ चुके हैं। आपको पता ही होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल बनाया था स्टेटमेंट, और उसके ऊपर बनाया था स्टेटमेंट फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आता है तो उस बैलेंस को आप यहां लिख दोगे बेटा जी। अगर आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन के रूप में आता है, मतलब माइनस में आया है, तब उसको आप यहां लिखो। ठीक है। दोनों नहीं लिखना है, ईदर ऑफ देम लिखना है। आई रिपीट, दोनों नहीं लिखना है, ईदर ऑफ देम लिखना है। दोनों में से कोई भी एक, डिपेंड करता है कि आंसर क्या आया है आपका। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमने आपको बताया कि आंसर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों चीजों में आ सकता है। अगर आपका आंसर इंक्रीज में आया है बेटा, तो वो सोर्स नहीं है, वो एप्लीकेशन के अंडर आएगा। ठीक है। अगर आपका आंसर डिक्रीज में आया है तो वो एप्लीकेशन नहीं बल्कि सोर्स में आएगा। बहुतों को ऐसा लगता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब सोर्स है, और वो सोर्स में लिख के गलती कर देते हैं। नहीं, वो आपका एप्लीकेशन, बिकॉज उतने से आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कम होने वाला है। ठीक है। सिमिलरली सोच के देखिए थोड़ा सा। सिमिलरली डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आंसर आएगा, तो मतलब उतना से मेरा वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कम होने वाला है। इन दैट केस इट्स अ सोर्स, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन। और अगर इतना समझ पर नहीं आए तो सिंपल शब्दों में समझ लो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में आने वाला है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स पे आने वाला है। तो ये था पूरा फॉर्मेट विथ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे, तो अपना पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सम्स के साथ भी अप्रोच किया जाता है। लेकिन पहले ही बताते हैं बेटा, ये बहुत हद तक कैश फ्लो से इंस्पायर्ड है। प्लीज अगर आप कैश फ्लो अच्छे से एक बार कर लो तो फंड फ्लो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है। और एक चीज बताते हैं बेटा जी, लास्ट है वो। बहुत सारे बुक में या बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन लेजर के फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। आप ऐसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा एडवाइस रहेगा कि आप ऐसे लिख करके करो, बहुत ज्यादा इजी होता है समझने में। ठीक है। अब आप अपना पिक्चर, वीडियो को पॉज करके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा फॉर्मेट का, और फिर इसी के थ्रू आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड। थैंक यू। बाय।